मूवी की शुरुआत होती है एक बंद और ठंडे कैप्सूल में, जहां अचानक एक इंसान की आंख खुलती है। वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं। धीरे धीरे वह हिलने की कोशिश करता है, उसकी याददाश्त धुंधली है। फिर वह अपने शरीर पर पड़ी एक नकली मानवीय त्वचा को उखाड़ता है, जैसे वह कोई मेडिकल कवच हो। उसके शरीर से जुड़ी पोषक तरल नलिकाएं अलग हो जाती हैं। अब वह अपने हाथों पर एक कोड नोटिस करता है और तभी उसे खुद का नाम याद आता है। उसका नाम है कॉर्पोरल बावर। उसे इतना पता चलता है कि वो एक अंतरिक्ष यान के अंदर है जिसका नाम है एलिसियम। वो जैसे तैसे रेंगकर उस कमरे से बाहर आता है जहां उसके चारों ओर और भी हाइपरस्लीप कैप्सूल हैं। बावर थोड़ा बेसुध सा महसूस करता है, फिर एक पाइप उठाकर उसे दीवार से मारता है, शायद किसी और को जगाने के लिए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अब वो एक लेजर नाइफ से अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी को काटता है ताकि पहचान साफ हो सके। तभी पीछे अचानक एक कैप्सूल खुलता है और एक दूसरा आदमी गिरता है। वो है लेफ्टिनेंट पेटन। पेटन भी बावर की तरह ही स्मृति खो बैठा है, लेकिन उसकी हरकतें थोड़ी आक्रामक हैं। वह पहले खुद को मिशन कमांडर बताता है और बावर से पूछताछ करता है। बावर भी कुछ नहीं जानता, लेकिन दोनों धीरे धीरे समझने लगते हैं कि उन्हें मिलकर ही इस जहाज को दोबारा चालू करना होगा। बावर पावर सिस्टम चेक करता है और पाता है कि जहाज के अधिकतर सिस्टम बंद हैं। पेटन की मसल मेमोरी जागती है, यानी उसका शरीर खुद ब खुद उन चीजों की याद करता है जो दिमाग भूल चुका है। वह एक छिपे हुए हाथ से चलने वाले मैनुअल जनरेटर को खोजता है और उसे चालू करता है। कुछ सेकंड बाद जहाज की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, पैनल जागते हैं और वे दोनों एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं। इसके तुरंत बाद पेटन जहाज से बाहर मदद के लिए सिग्नल ट्रांसमिट करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी पूरा जहाज एक जोरदार झटके से हिलता है। बावर अनुमान लगाता है कि शायद रिएक्टर फिर से चालू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेटन बावर को सुझाव देता है कि वे अभी तक बंद पड़े दरवाजों को खोलने की कोशिश करें। बावर तब वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ता है और जहाज की गंभीर स्थिति को समझता है। वो बताता है कि जब तक पूरा पावर ग्रिड पुनः शुरू नहीं होता तब तक रिएक्टर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। पेटन हैरान होकर पूछता है कि बावर को यह सब कैसे पता है। बावर कहता है कि मुझे ठीक से याद नहीं, शायद मैं पहले इस सिस्टम में काम करता था। पेटन की आंखों में हल्की बेचैनी है, लेकिन फिलहाल दोनों का मकसद साफ है, पावर रिएक्टर तक पहुंचना और जहाज को पूरी तरह रिस्टार्ट करना। लेकिन बावर जब एक संकरी जगह में चढ़ता है तो अचानक उपकरण उसे चारों ओर से जकड़ लेते हैं। उसका दम घुटने लगता है। पेटन रेडियो पर चिल्लाता है कि वापस लौट आओ बावर, लेकिन बावर पहले ही जहाज की गहराइयों में उतर चुका है और अब जो उसका इंतजार कर रहा है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। बावर ने अंधेरे दरवाजे की ओर निराशा से देखा। अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। पेटन ने उसे शांत रहने को कहा। दोनों लगभग 8 साल से क्रायो स्लीप में थे। छोटी वेंटिलेशन नलिकाएं उन्हें परेशान नहीं कर रही थीं। बावर अब भी भ्रमित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि पेटन ने 8 वर्षों की गणना कैसे की। पेटन ने बताया कि वह 5वीं यूनिट से है और उसके अनुसार अंतरिक्ष यान में हर 2 साल में शिफ्ट बदली जाती है। शायद वे किसी मिशन पर थे। तभी अचानक किसी चीज ने बावर पर हमला कर दिया और वह नीचे गिर पड़ा। पेटन से उसका रेडियो संपर्क टूट गया। बावर ने गहराई मापने के लिए अपनी लेजर स्टिक उठाई, जिसने तुरंत ही एक मानव शव को रोशन कर दिया। यह देख बावर चौंक गया। अंधेरे गलियारे में कोई अजीब जीव हलचल कर रहा था। बावर ने उसका पीछा किया और अंत में पहुंचकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे केवल बुरी तरह से क्षत विक्षत शव ही मिला। शव किसी महीन धागे से लटका हुआ था। बावर कुछ समझ पाता उससे पहले अचानक एक महिला ने उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। उस महिला का नाम था नादिया। वह एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थी जो जीवित रहने के लिए छिपकर रह रही थी। उसने बावर की गर्दन पर चाकू रख दिया और उसके कपड़े उतारने की धमकी दी। बावर ने तुरंत कहा कि वह इस यान का क्रू मेंबर है, एक फ्लाइट इंजीनियर, लेकिन नादिया नहीं रुकी। तभी पीछे से एक अजीब और डरावनी चीख सुनाई दी और बिना एक पल गंवाए नादिया वहां से भाग गई। बावर ने तुरंत छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ली। फिर उसने वह दृश्य देखा जिसने उसकी रूह तक कंपा दी। गलियारे में एक राक्षसी आकृति दिखाई दी। वह हरा, चिपचिपा और विकृत इंसान जैसा जीव था, जिसका सिर मछली जैसा और शरीर पर गहरे घाव थे। वह प्राणी वहां लटके हुए शव को नोच नोच कर खा रहा था, फिर उसे घसीटते हुए अंधेरे में चला गया। बावर ने अपनी सांसें रोकी ताकि वह प्राणी उसकी उपस्थिति महसूस न कर सके। उसी समय पेटन की आवाज उसके हेडसेट से फिर से सुनाई दी। लगता था कि कम्युनिकेशन डिवाइस फिर से सक्रिय हो चुका था। पेटन नियंत्रण कक्ष में कुछ सुराग ढूंढ रहा था और अब उसे अपने मिशन की बातें थोड़ी थोड़ी याद आने लगी थीं। उसे याद आया कि वे क्यों आए थे। यह अंतरिक्ष यान जिसका नाम एलिसियम था, उसे पृथ्वी से रवाना किया गया था क्योंकि पृथ्वी के सभी प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो चुके थे। जनसंख्या घटकर केवल 2.5 अरब रह गई थी और यह मिशन मानवता की आखिरी उम्मीद था, एक नए ग्रह टेनिस पर जीवन बसाने की। मानव जाति को बचाने के लिए एक नई उपजाऊ दुनिया की खोज जरूरी हो गई थी। वैज्ञानिकों ने हाल ही में ग्रह टेनिस की खोज की, एक ऐसा ग्रह जहां तापमान अनुकूल था और जल संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे। इसे मानव जीवन के लिए उपयुक्त घोषित किया गया और यहीं से शुरू हुआ था मानव प्रवास कार्यक्रम, जो अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। पेटन और बावर यही वे पायलट थे जो उस मिशन के मुख्य विमान एलिसियम को संचालित कर रहे थे।
जब मानवों का एक बड़ा दल इस यान पर सवार हुआ तो उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में न केवल तकनीकी आपदाएं बल्कि भयावह विदेशी जीवों का खतरा भी उनका इंतजार कर रहा है। जब वह विकृत जीव वहां से चला गया तो बॉवर को हथियार कक्ष मिल गया। उसने खुद को बचाने के लिए वहां से एक लेजर गन उठा ली। दूसरी ओर पेटन अब भी मुख्य कंट्रोल रूम में मौजूद था और वह बॉवर को यान के भीतर सबसे सुरक्षित मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा था। यान में अब भी बहुत से लोग क्रायो स्लीप में थे जिनकी कोई जागरूकता नहीं थी। उन्हें जगाना जरूरी था ताकि विशाल मानव दल को बचाया जा सके। लेकिन तभी बॉवर को एक जरूरी बात याद आई। गहरी क्रायो नींद से जागने पर कुछ लोगों में पांडोरम नामक मानसिक विकार विकसित हो जाता है, जिससे भ्रम, आक्रोश और पागलपन जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। बॉवर को याद आया कि पहले भी ऐसा हो चुका था। एक अधिकारी को पांडोरम हुआ था और उसके मानसिक पतन के कारण उसने 5000 लोगों को यान से निर्वासित कर दिया। केवल एक बटन दबाकर उन्हें शून्य अंतरिक्ष में फेंक दिया गया। इस दौरान बॉवर फिर उसी जगह पहुंचा जहां पहले शव मिला था, लेकिन अब वह शव अलग लग रहा था, जैसे किसी और का हो या किसी ने उसे बदल दिया हो। तभी अचानक वह शव जाग गया। यह कोई मृत शरीर नहीं था बल्कि अभी जीवित था। बॉवर ने तुरंत उसे शांत किया और बोलने से मना किया ताकि कोई जीव उन पर हमला न कर दे। उस आदमी का नाम था मान। वह इस समय उन कुछ गिने चुने लोगों में से था जो अब भी जीवित बचे थे। हाल ही में मरा हुआ शव मान के वरिष्ठ अधिकारी का था। वह दीवार की स्थिति के बारे में पूछ रहा था कि तभी अचानक वही मछली जैसे सिर वाले विकृत जीवों का एक समूह वहां आया और मान पर हमला कर दिया। उसे बेरहमी से टुकड़ों में चीर डाला गया। बॉवर उस पार कांच की दीवार के पीछे से ये सब देखता रहा, फिर किसी तरह वहां से भाग निकला। भागते वक्त वह गलती से पाइपलाइन में गिर पड़ा और मरने के कगार पर था, लेकिन ठीक उसी वक्त एक अजनबी ने उसकी जान बचा ली। वह व्यक्ति सिर पर टोपी पहने था। उसका नाम था लीलैंड। हालांकि उनकी भाषा और विचारों में अंतर था, लेकिन लाइलैंड ने अब तक अकेले ही यान में जिंदा रहने की तरकीबें निकाल रखी थीं। बॉवर, जो कि यान का फ्लाइट इंजीनियर और कृषि विभाग से था, उसे पूरी बात ठीक से समझा नहीं सका। फिर भी उसने लीलैंड को वहीं रुकने को कहा क्योंकि उसे अब न्यूक्लियर रिएक्टर की मरम्मत करनी थी। कुछ देर बाद बॉवर को फिर से नादिया मिली। वे दोनों एक बार फिर किसी बात पर भिड़ गए, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें साथ आने पर मजबूर कर दिया। बॉवर अब बंदी बना लिया गया था। मनोह जंगल जैसा दिखने वाला एक चुपचाप कुशल योद्धा अचानक ऊपर से गिरा। उसी क्षण नादिया ने हस्तक्षेप करते हुए बॉवर को बचा लिया। रास्ता स्पष्ट न होने के कारण बॉवर ने लेजर गन उठाई और चेतावनी के लिए सीधे उनके पास गोली चलाई। इस तनाव के माहौल में नादिया और मनोह दोनों थोड़ा शांत हो गए। बॉवर ने उनसे कहा कि वे उसे सुरक्षित मार्ग दिखाएं क्योंकि वह पेटन से संपर्क खो चुका था। नादिया, जो अब तक बेहद सतर्क और संदिग्ध रही थी, उसने बॉवर को पहले गलत रास्ता बताया। वह नहीं चाहती थी कि कोई फिर से रिएक्टर कोर तक पहुंचे, क्योंकि अतीत में किसी पायलट की वहां पहुंचने की कोशिश असफल रही थी। लेकिन जल्द ही उसने उन्हें मान्यता प्राप्त शॉर्टकट मार्ग से दक्षिणी भाग की ओर ले जाया। बॉवर चिंतित था क्योंकि नादिया पीछे रह गई थी और तभी उसे हंटर म्यूटेंट्स की डरावनी चीखें सुनाई दी। ये राक्षस पहले से ही रास्ते में फैल चुके थे और तीनों को शिकार बनाने वाले थे। नादिया ने आपातकालीन द्वार खोला और बॉवर ने अपनी गन से हमला कर दरवाजा बंद कर दिया ताकि वे जीव अंदर न आ सकें। तीनों तेजी से बायोडोम ग्रीन हाउस की ओर बढ़े, जो कभी पृथ्वी से लाई गई जैविक प्रजातियों की कोठरी थी, एक तरह का नूह का जहाज। नादिया ने बताया कि वह वैज्ञानिक थी और इन जीवन के बीजों को टेनिस ग्रह तक ले जाना उसका मिशन था, लेकिन 133 वर्षों की कोल्ड स्लीप ने उसकी यादों को धुंधला बना दिया था। कुछ साथी भूख से मारे गए, कुछ राक्षसों का शिकार हुए। अब वह सिर्फ कीड़े पकड़कर खुद को जीवित रख रही थी। बॉवर और मनोह को उसने बाकी बचे हाइपर स्लीप पॉड्स की ओर ले जाया। बॉवर हैरान रह गया कि कई पॉड्स खुले थे। नादिया ने खुलासा किया कि म्यूटेंट्स पहले ही क्रायोपॉड सेक्शन तक पहुंच चुके थे और यात्रियों को खा चुके थे। मनोह, जो ज्यादातर खामोश रहता था, मुख्य दल से कुछ दूर खुद ही कुछ ढूंढ रहा था। बॉवर जब उसे बचाने गया तो वह और नादिया एक विशाल वेस्ट डिस्पोजल पिट में गिर गए जहां मरे हुए इंसानों के अवशेष पड़े थे। दोनों गंध भरी जलनाली में छिपे और निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी एक म्यूटेंट लौट आया और बॉवर पर हमला कर दिया। बॉवर नीचे गिरा और कई हंटर म्यूटेंट्स ने उसे घेर लिया। नादिया भी फंसी हुई थी। राक्षस ऊपर से छलांग मारकर उसे पटकने की कोशिश कर रहे थे। बॉवर खुद को छुड़ाता है, लेकिन उनमें से एक की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसे जमीन से उड़ा दिया गया। उसी वक्त मनोह अचानक पीछे से आया और मुख्य म्यूटेंट हंटर के सिर में छुरा घोंप दिया। वह प्राणी क्रोध में चिल्लाया, लेकिन मनोह ने बार बार हमला कर अंत में उसे खत्म कर दिया। तीनों ने मिलकर उस खतरनाक राक्षस को मार डाला, लेकिन उनके इस हमले से आसपास के बाकी म्यूटेंट्स सतर्क हो गए और अब भारी संख्या में उनकी ओर बढ़ने लगे। बॉवर, नादिया और मनोह तुरंत वहां से भाग निकले। भागते समय उन्होंने देखा कि हंटर म्यूटेंट्स का सरगना, जो अभी मरा था, भी दरअसल अपनी ही प्रजाति के सदस्यों को खा रहा था। ये राक्षस इतने अधिक पतित हो चुके थे कि अब उनके अंदर किसी प्रकार की मानवता या समूह भावना बाकी नहीं बची थी। तीनों एक घने कोहरे के बीच एक नाली खोजकर उसमें छिप गए। बाउर यह देखकर हैरान रह गया कि इतने वर्षों बाद भी इस अंतरिक्ष यान में कुछ लोग जीवित थे। उस आदमी का चेहरा मैला था और वह दीवारों पर जमी काई खाकर जिंदा रहा था।
इस आदमी ने बाउर को एलिसियम अंतरिक्ष यान के इतिहास के बारे में बताया। धरती पर जब टेनिस ग्रह की खोज हुई थी, एक नई दुनिया जो मानव उपनिवेश के लिए आदर्श थी, तो तकनीक की सराहना करते हुए हजारों लोगों को उस ग्रह पर भेजा गया। पायलटों और यात्रियों को शीत निद्रा में रखा गया, लेकिन लंबे अंतराल में सिर्फ कुछ ही पायलट जागते रहे। उनमें से एक गैलो था, जिसने बाद में पागलपन की हदें पार कर दी। धरती से आखिरी सिग्नल प्राप्त हुआ, जिसमें यह बताया गया कि पृथ्वी का विनाश हो चुका है। गैलो ने खुद को ईश्वर समझना शुरू कर दिया और मनुष्यों के साथ क्रूर प्रयोग करने लगा। उसने अन्य यात्रियों को जगाकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। जीवित रहने के लिए उन्हें एक दूसरे को मारने पर मजबूर किया गया। अंत में वह ऊब कर फिर शीत निद्रा में चला गया। उसके बाद यान में पले बढ़े लोग एक आदिम मांसभक्षी जाति में बदल गए। बाउर को यह समझ आने लगा कि यान में हो रही अराजकता का कारण शायद गैलो ही था। वह एक पायलट के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। उसने नादिया और मैन के साथ मिलकर सब कुछ बदलने का निर्णय लिया। तीनों ने तय किया कि वे अब इस यान को फिर से नियंत्रित करेंगे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कुछ मछली जैसे सिर वाले उत्परिवर्तित जीवों को देखा। ये असल में वही यात्री थे जो टेनिस ग्रह के वातावरण के अनुसार बदल गए थे। नाभिकीय रिएक्टर बंद होने की स्थिति में था। बाउर ने अपनी मानवीय गंध छिपाने के लिए मरे हुए उत्परिवर्तित प्राणी की खाल ओढ़ ली और धीरे धीरे रिएक्टर की ओर बढ़ा। वह उसे सक्रिय करने ही वाला था कि एक राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। इसी बीच मैन और नादिया ने आकर उसकी मदद की। उन्होंने आखिरकार रिएक्टर को दोबारा सक्रिय किया, जिससे कुछ राक्षस वहीं जलकर मर गए। अब वे तीनों कंट्रोल रूम की ओर बढ़े, लेकिन वहाँ पेटन नामक अफसर के साथ कुछ अजीब हो रहा था। दरअसल पेटन असली में गैलो था, वही व्यक्ति जिसने वर्षों पहले नियंत्रण अपने हाथ में लिया था। वह अब भी अपने आप को मानवता का भगवान मानता था और सभी यात्रियों को अपने प्रयोगों का हिस्सा बना चुका था। गैलो और बाउर के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। बाउर ने महसूस किया कि अब और देर हुई तो यान पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उसने रक्षात्मक कोशों का नियंत्रण लिया और क्रायोपोर्ट्स को समुद्र की सतह पर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आखिरी पल में उसने नादिया को एकमात्र ऑक्सीजन मास्क दिया और उसे कोश में धकेल दिया। स्वयं समुद्र में डूबता चला गया, लेकिन एक आशा के साथ कि इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। अंत में क्रायोपोड समुद्र की सतह पर आ गए। सूर्य की पहली किरणें टेनिस ग्रह पर पड़ी। मानवता ने एक नए ग्रह पर अपनी आंखें खोली। यह वर्ष इतिहास में दर्ज हुआ टेनिस वर्ष 1 के रूप में, और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।